आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या टॉपिक है? कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, पहले उसका की पॉइंट देख लेते हैं। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस क्या होती है, फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस कैसे निकालते हैं, और इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है उसको भी सीखेंगे। और साथ में ये भी सीखेंगे कि इंटरनल एनर्जी सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या फॉर्मूला होता है और गैसेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले सीख लेते हैं कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सपोज करिए आपके पास कोई बॉटल है और उस बॉटल में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो बॉटल क्या हो गई, वो हो गई सराउंडिंग, और बॉटल के अंदर जो पानी है वो हो गया सिस्टम। ठीक है, बॉटल के अंदर हो गया पानी सिस्टम, और इन्वेलप जो बॉटल जिससे बनी हुई है वो होगी बाउंड्री। बाकी का तो आप समझ रहे हैं, वो आपके आसपास का जो है वो है सराउंडिंग। तो इतना समझ में आया, सराउंडिंग, बाउंड्री और सिस्टम। अब मैं बात करने जा रहा हूं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या है। तो जब आप वाटर के मॉलिक्यूल को जूम करके देखेंगे, क्या करेंगे, जूम करेंगे, तो वाटर सिस्टम है, वाटर हमारा क्या है, अभी सिस्टम है। सपोज कर लीजिए ऐसा कुछ ग्लास होगा, ग्लास के अंदर पानी है, तो उस पानी को आप जूम करके देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, वाटर के मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेंगे। और वो वाटर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ स्पिन मोशन कर रहे हो, कुछ वाइब्रेशन कर रहे हो, कुछ ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसा कैसा मोशन दिखाई पड़ेगा जब आप वाटर को जूम करके देखेंगे। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वाटर के मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं और स्पिन मोशन कर रहे हैं। तो सिस्टम मतलब वाटर के पास क्या है, एनर्जी है, किसकी वजह से, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और ट्रांसलेशनल है, वाइब्रेशनल है और रोटेशनल है। तो इस तरह के जो मोशन है वाटर के मॉलिक्यूल, इन मोशन की वजह से वाटर के पास जो एनर्जी है, वाटर है सिस्टम, तो वो सिस्टम की हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है ये, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल है। और जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल है, उन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल के हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने अभी देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है। एक सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो, क्या कह सकते हैं कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। करेक्ट। अब मैं बात करता हूं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है। तो आपने देखा होगा कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल होंगे। अब वो सिस्टम हो सकता है गैस का हो सकता है सॉलिड का हो सकता है लिक्विड का हो। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, मेरी बात समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है। अरेंजमेंट कैसा होगा वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, या कह सकता हूं कि मैं कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो देखो इसको मैं क्या ले सकता हूं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, या मैं कह सकता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आप वो देख लीजिए, या फिर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल देख लीजिए। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो एनर्जी सिस्टम के पास है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, उसकी वजह से जो एनर्जी सिस्टम के पास होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको अभी इतना समझ में आया कि जो सिस्टम है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो ये है। वो क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये क्या चीज है? ये है आपके पास, ये जो इंटरनल एनर्जी आई थी वो तो आपके पास U है। U इज द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, दो चीजों का सम होता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी किसकी वजह से थी? ये था ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल था। और ये क्या था? ये था ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल था। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल कह लीजिए या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दीजिए, यहां दोनों बातें हो जाती हैं। तो आपको अभी हाल फिलहाल में यह समझ में आ गया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। अगर मैं आइडियल गैस की बात करता हूं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली आइडियल गैस के बारे में ही बात करनी है, तो आइडियल गैस के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखता हूं, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का एजम्पशन देखिए, आइडियल गैस में ऐसा माना गया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल वो होता है जीरो। फिर से सुनना, फॉर एन आइडियल गैस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैं लिख भी दे रहा हूं, देयर इज नो इंटर molecular force between the gas molecule। जब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? आंसर है आपका नो, उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। दैट इज जो यूपी होगा वो होगा जीरो। जब यूपी जीरो हो जाएगा तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस है, क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस वो क्या होगी? वो U जो होगा वो UK के बराबर होगा। अगर मैं यहां से बोलूं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वही इंटरनल एनर्जी होती है। सही कह रहा हूं मैं? हाँ, बिल्कुल सही है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वही तो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस है वो क्या है? एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। तो यहां से ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, आपको ये पता है मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं, ठीक है? फॉर्मूला फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आपने पढ़ा है केटीजी में, क्या पढ़ा है? मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉम द केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने देखा है जो इंटरनल एनर्जी होती है गैसेस मॉलिक्यूल की वो कितनी होती है? वो U इज इक्वल टू, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना, ठीक है?
अभी फिलहाल ये जान लो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की, वो होती है 1/2 म्यू एफ आर टी। ठीक है, अब मैं म्यू लिख रहा हूं, सॉरी मैं यू लिख रहा हूं, जबकि यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इंटरनल एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, वो हमेशा एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं होता है, वो हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट होता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होता है। याद रखिएगा इस बात को, एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम चेंज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैंने यहां पे यू लिखा है, यू का मतलब डेल्टा यू है, और यहां पे जो टी है वो डेल्टा टी है। करेक्ट। और एफ क्या चीज है, जरा देखो इसको। म्यू तो हो गया नंबर ऑफ मोल, म्यू हो गया नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल आ गया। ये एफ क्या है? एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं या केटीजी पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट गैस कांस्टेंट की वैल्यू और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जरूर याद रखिए। उसका यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये आपको यूनिट याद रखना है। करेक्ट। और टी क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है? टेम्परेचर। ये तो हो गया फॉर्मूला, किसका हो गया? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जो भी आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा आइडियल गैस का, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। करेक्ट हो गया। अभी बाकी है समझना आपको क्या, कि कैसे इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कैन बी चेंज बाय चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को चेंज करके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। उसका बेसिक जो फंडा है वो आपको यहां से पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या फॉर्मूला है, गैस के लिए क्या फॉर्मूला है। जब आप गैस का फॉर्मूला समझेंगे ना, तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी जो गैस की है, सिस्टम की है, वो केवल टेम्परेचर पर ही क्यों डिपेंडेंट है। इसीलिए इंटरनल एनर्जी को बोला जाता है कि स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है। और क्या है? एक थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट भी है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा। अभी क्या है? अभी आपको ये समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो ये समझ में आया कि U इज इक्वल टू यू के ही होता है। फिर उसका फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का ये हो गया 1/2 म्यू एफ आर टी हो गया। म्यू क्या है, एफ क्या है, आर क्या है, टी क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं कि हाउ कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो देखो मैंने ऐसे कर दिया, यहां मैं ऐसे बनाता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस can be changed by change the temperature of system, temperature of system। इस बात को जरा समझो कि मैं क्या कह रहा हूं कि जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है उसको चेंज कर दीजिए। जैसे ही टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज करेंगे, गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। मैं बार बार गैस कहता हूं तो गैस का मतलब आपका सिस्टम है। ठीक है, आपके लिए भी वो सिस्टम है, क्योंकि वो एक बॉटल के अंदर है पानी, तो पानी आपके लिए सिस्टम है। जो बॉटल है वो बाउंड्री है, आसपास सराउंडिंग है, और ये सारी चीजें कहां हो रही हैं? इनवर्स में हो रही हैं। तो यहां मैंने क्या लिखा, देखिए आपके पास एक सिस्टम ये है। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में गैस है। ठीक है, इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी U1 है किसी टेम्परेचर T1 पर। ये हमारे पास सिस्टम 1 था। दूसरा सिस्टम क्या हो गया?
दूसरा सिस्टम हमारे पास ये हो जाता है जिसका टेम्परेचर हमारे पास T2 है, ये दूसरा सिस्टम है और इसकी इंटरनल एनर्जी T2 है। तो मैं यही तो कह सकता हूं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्या कह सकता हूं मैं ले सकता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आई, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा जो U होगा वो होगा U2 माइनस U1, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये जो होगा और जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर ये कितना आ जाएगा, ये आएगा डेल्टा टी इक्वल टू आएगा T2 माइनस T1। देखा क्या गया एक्सपेरिमेंटली, देखा ये गया कि जो डेल्टा U है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, मतलब ये रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे। बोला गया क्या कि वो सिर्फ जो ये चेंज है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है, हेंस डेल्टा U इज द स्टेट फंक्शन। क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ से भी इंडिपेंडेंट होता है और स्टेट फंक्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दी है, यही पूछा जाता है आपसे कि इंटरनल एनर्जी है वो कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है। ये इंटरनल एनर्जी क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, आपका आंसर होगा यस। ये भी एक तरह से जैसे P, V, T थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, सेम ऐसे ही वर्क करता है, ये भी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की तरह। इट इज आल्सो अ थर्मोडायनेमिक, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज आल्सो अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ये भी एक तरह का थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ही होता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, आपको यहां तक समझ में आ गया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे चेंज करते हो। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को चेंज करने के लिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं कि आपको ये कैसे समझ में आए कि इंटरनल एनर्जी होती है सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए क्या होती है, और फिर गैस के लिए क्या होती है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें भी साथ में बता रहा हूं कि जो आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बेसिकली बनता है वो यही है कि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन होगा। क्या ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, आंसर होगा यस, इट इज आल्सो अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की तरह ही एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। चलिए मैं बात कर रहा हूं किस लिए, मैं बात करने जा रहा हूं इस टॉपिक की, बात करने जा रहा हूं किसकी, फॉर्मूला फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड, इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। मैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात करने जा रहा हूं। डेल्टा U फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। आपके पास कोई सिस्टम है, सॉलिड सिस्टम है या फिर लिक्विड का कोई सिस्टम है, तो उसके लिए जो डेल्टा U आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, क्या आता है आपको यह भी जानना जरूरी है कि इंटरनल एनर्जी है उसका केवल एक ही फॉर्मूला नहीं होता। क्या,
डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 म्यू एफ आर टी। केवल यही नहीं फॉर्मूला होता, एक और फॉर्मूला है, उसको जानना जरूरी। देखिए, डेल्टा यू फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। तो पहले तो एक चीज आपको पता हो गई है, क्या? फॉर सॉलिड और लिक्विड सिस्टम, लिक्विड सिस्टम क्या होगा? जो लिक्विड का सिस्टम होगा उसके लिए क्या होगा? जो डेल्टा यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सिस्टम होगा। जितना ज्यादा मास उसके लिए उतनी, जितना ज्यादा मास होगा उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज भी उतना ज्यादा होगा। एक चीज तो आपको पता है, एंड ये आपको पहले से पता है, डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू आता है, सॉरी, डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू आ जाता है एम डेल्टा टी। आपको लग रहा हो कि ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा भी है, लग रहा है? देखो, डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आ जाएगी सी एम डेल्टा टी। कहीं पर आप सी लिखते हैं और कहीं पर एस लिखते हैं, कहीं पर सी या कहीं पर स्मॉल एस। जो ये सी है, एक्चुअली में ये सी क्या है? ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो मैं यहां से देख रहे हो कि मैंने फॉर्मूला क्या बना दिया कि ये डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो किसके लिए आ गया? सी एम डेल्टा टी आ गया। आपने जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा या एम सी डेल्टा टी पढ़ा। अब जरा देखिए, किसके लिए पढ़ाने जा रहा हूं मैं? गैस के लिए। अगर मैं गैस का कोई सिस्टम ले लूं, डेल्टा यू फॉर गैस, मेरे पास क्या है? अब मेरे पास एक गैस सिस्टम है, फॉर गैसेस सिस्टम, फॉर गैसीय सिस्टम। आपके पास एक गैसीय सिस्टम है, तो गैसेस सिस्टम के लिए भी जरा देखिए, डेल्टा यू जो होगा वो तो गैसेस सिस्टम का जो मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड डेल्टा यू आल्सो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? यहां पर और यहां पर फर्क है, मैंने लिख दिया पहली लाइन, दोनों में सेम, इसका डिफरेंस बता रहा हूं। डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये तो दोनों में मैच करेगा। कौन सा? यहां पर फर्स्ट इक्वेशन और इसकी फर्स्ट इक्वेशन अलग होगी। क्यों? क्योंकि गैस में मास नहीं चलता है, गैस में चलता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या चलता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं म्यू लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां चलता है म्यू। म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिख दी। ये क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए। जैसे ही कंबाइन करते हैं तो क्या आता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू, यहां से आ जाएगा कितना? म्यू डेल्टा टी आ जाएगा। आगे आप क्या आने वाला है ये सोचिए। इसके बाद क्या आएगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहां से आता है सी वी और यहां है म्यू डेल्टा टी, और मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है एज कंपेयर टू एफ इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा यू इज इक्वल टू, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले मैंने क्या लिखा था? म्यू एफ आर टी लिखा था। इससे तो ये पता चल रहा था कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t या डेल्टा u प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। मतलब ये पता चल रहा था कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या है? स्टेट फंक्शन है, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। देख रहे हो, यह इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पार पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये जितना फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आया, इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए कि ये सीवी ही क्यों आया, मेरी बात समझना, सीवी ही क्यों आया। सीवी एक्चुअली में है क्या? ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर सीवी ही क्यों आया? सीपी लिख देता मैं तो क्या होता? सीपी लिखना गलत हो जाता। अगर मैं ऐसा लिख देता, क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी, तो ये फॉर्मूला क्या सही होता? नहीं, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ये सही है। ये क्या है? ये 100% सही है। अब सही क्यों है और गलत क्यों है, इसका फर्क देखिए। क्योंकि जब आप ये पता करना चाह रहे हो कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, आप क्या चाह रहे हो पता करना कि जो हीट दे रहे हो वो कितना इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है, क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। अभी नहीं समझ में आया, चलिए मैं ग्राफ देता हूं। देखो, आपके पास इस तरह के दो अरेंजमेंट है, ठीक है। यहां से आप हीटिंग दे दीजिए, यहां से आप बर्न आउट कर दीजिए, यहां से हीट दीजिए। इस वाले में पिस्टन लगा दीजिए, और ये पिस्टन कैसा है? मूवेबल है। ये पिस्टन मूवेबल है। यहां पर कोई भी पिस्टन नहीं लगा है, यहां पर वॉल्यूम फिक्स है। क्या है? V कांस्टेंट है। यहां पर क्या होगा? जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही यहां से हीट देंगे, आप हीट देंगे तो हीट देने के बाद गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इस पिस्टन पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये तो हो जाएगा शिफ्ट। जब शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि इस हीट का कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी में गया, बाकी कहां गया? इस पिस्टन को शिफ्ट करने में चला गया। जब शिफ्ट करने में चला गया तो हम ये तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि जो हमने हीट दी वो सारी की सारी हीट कहां गई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में गई। ये हम नहीं कह सकते। हम यहां पर कह सकते हैं क्या, कि जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, और फिर मैं हीट दूं, तो वो सारी की सारी हीट कहां जाएगी? वो सारी की सारी हीट यहां पर डेल्टा यू चेंज होने में चली जाएगी। यहां सारी की सारी हीट डेल्टा यू चेंज होने में नहीं जाएगी। यहां पर जो हीट गिवन है टू द सिस्टम, वो कहां जा रही है? वो जा रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। इसीलिए मैंने लिखा है क्या? CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने ये वर्ड छोड़ा था इसलिए कि मैं बाद में इसको जस्टिफाई करने के बाद लिखूंगा। समझ में आया कि CV ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट तभी इन्वॉल्व होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, पहले इतना वॉल्यूम था, बाद में इतना हो गया, तो ये चीज चेंज हो रहा है ना। वॉल्यूम चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली जो हीट गिवन टू द सिस्टम है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगी। अब जरा कंपैरिजन देखिए, ये भी क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और यहां पर भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही है। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है M C डेल्टा T होता है। और यहां से क्या आ रहा है? एंड डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ रहा है? डेल्टा U इज इक्वल टू आ रहा है, या इसी को ले लीजिए, ये मैं ऐसा ले देता हूं, म्यू CV डेल्टा T एंड डेल्टा U इज इक्वल टू, ये होता है डेल्टा U। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। एंड Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू होता है म्यू CV डेल्टा T। तो आप दोनों से क्या देख रहे हो? देखिए, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही सही है, कांस्टेंट प्रेशर पर गलत हो जाएगा। तो मैं यहां से दोनों से क्या ले सकता हूं? यहां से मैं ये ले सकता हूं कि डेल्टा U एक्चुअली है क्या? Q। लेकिन Q कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तभी वो टोटल हीट कहां इन्वॉल्व होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो देखो,
टफ तो है कंसेप्ट समझना। ये समझ लेना कि इंटरनल एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये तो समझा जा सकता है वन लाइन में, लेकिन इसके कंसेप्ट को इन डिटेल में समझने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। होपफुली अब आपको इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट इन डिटेल डेप्थ में आ गया होगा। आप सेटिस्फाई हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इतना ज्यादा शेयर कीजिए जिससे उनका भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।